मोदी ने 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। यह दिल्ली की पहली नमो भारत कनेक्टिविटी होगी जो दिल्ली और मेरठ के बीच होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन की सवारी की। सफर से पहले पीएम ने क्यूआर कोड स्कैन कर ट्रेन का टिकट खरीदा। उसके बाद ट्रेन में सवार हुए। यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से बातचीत की, उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर बच्चों ने पीएम मोदी को गिफ्ट्स भी दिए। आपको बता दें, आज शाम 5 बजे यात्रियों के लिए नमो भारत ट्रेन हर 15 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध होगी। नमो भारत के लोकार्पण को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। लोगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी को इसके लिए धन्यवाद दिया। इनका कहना है कि नया रूट शुरू होने से काफी सहूलियत हो जाएगी। दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली आने जाने में इन्हें बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए कॉरिडोर के लोकार्पण को लेकर गाजियाबाद के लोगों में भारी उत्साह है। हमारे साथ लोग बातचीत करने को मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राकेश नाम है जी मेरा। नए कॉरिडोर रैपिड रेल का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने कर दिया है, क्या आसानी होगी गाजियाबाद वालों को? देखो सर, आसानी सबसे ज्यादा आम जनता के लिए फायदा है जी, क्योंकि जो 1.5 घंटा 2 घंटे लगते थे अब उस जो टाइम लगता था वो टाइम बचा है 40 मिनट की। जिससे आम जनता को तो फायदा हुआ ही हुआ है। आप क्या कहेंगे, कितना आसान जीवन होने वाला है लोगों का गाजियाबाद से इस नए कॉरिडोर से? दिल्ली जाना कितना आसान होगा? मेरठ तो आप पहले से ही जा रहे हैं रैपिड रेल से। अच्छा, मेरठ पहले हम 2 से 2.5 घंटे में जाते थे। अब नए कॉरिडोर से हम 40 मिनट में मेरठ का यात्रा प्रारंभ करेंगे। मेरठ हमारा 2.5 घंटे में के जो समय लगता था, अब 40 मिनट में लगेगा। रैपिड से बहुत लोगों को फायदा होगा। एक तो सुविधाजनक यात्रा होगी, इससे समय की बचत होगी और इसमें मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। पूरे देश में रैपिड के संचालन हो गया है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। रैपिड रेल से लोगों का बड़ा लाभ होगा। हमारे साथ है मौजूद, क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। अशोक जी, दिल्ली जब यहाँ से लोग जाते थे, ओला करके जाते थे या अन्य कैब करके जाते थे, काफी ट्रैफिक से सामना करना पड़ता था। अब कुछ ही मिनट में दिल्ली पहुंच जाएंगे, मेरठ भी आसानी से पहुंच जाएंगे। क्या कहेंगे इस नई सुविधा के लिए? देखिए, ये एक असंभव कार्य था। मेरठ से दिल्ली आना, डेली अप डाउन करना 4 घंटे का रास्ता था। अब 1 घंटे में या आधे घंटे में आदमी पहुंचेगा, तो कितना अच्छी बात है। और देखिए, मेरठ जो है दिल्ली के बहुत नजदीक आ गया है। जो एनसीआर में प्रॉपर्टीज के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे थे, तो उससे बहुत पब्लिक को राहत मिलेगी। और देखिए, भारत बहुत प्रगति कर रहा है और आने वाले समय में ऐसे ही प्रगति करेगा और ऐसे ही कम समय में पब्लिक पहुंचेगी। और मैं तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, और हम मोदी जी के साथ हैं। जय श्री राम। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के सेक्शन की शुरुआत हो गई है। गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग और लोनी से बीजेपी विधायक ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। प्रगति की जो धारा है, इसे तोहफा कहना तो जब होता है जब कभी एक आध बार कोई चीज दी जाए। यहाँ तो हर साल 2-2, 4-4 उद्घाटन विकास के होते ही रहते हैं। NH24 जो हमारा बना, NH91 जो हो गया, 16 लेन की सड़क यहाँ बनी। यहाँ पर रेलवे स्टेशन का बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहा है, तेजी से काम चल रहा है पिछले 2 सालों से। मेट्रो का विस्तार हुआ है, तो और ये आरआरटी का मेरठ तक का हुआ है। गाजियाबाद नरक था, लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। अब जो हमारा मेरठ 40 मिनट में हम पहुंच जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। उस टाइम 4 घंटे लगते थे, आज 40 मिनट में पहुंचते हैं। ये तमाम जो विकास हुआ है, तमाम फ्लाईओवर्स बने, पूरा गाजियाबाद शहर जाम सिटी था, पूरा पोल्यूशन था यहाँ ट्रैफिक का। आज जिस तरह से यहाँ बिजली का, सड़क का, पानी का, शिक्षा का, चिकित्सा का और जो ट्रांसपोर्टेशन में जो अद्भुत काम हुआ है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गाजियाबाद की जनता उनका दिल से अभिनंदन करती है, उनकी हमेशा ऋणी रहेगी।
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुंभ मेले का एक बड़ा हिस्सा वक्फ की जमीन पर है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में 55 बीघा वक्फ की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। रिजवी ने यह भी कहा कि प्रयागराज के मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा है और जिन साधु संतों और नगर सन्यासियों ने मुसलमान के प्रवेश पर रोक लगाई, आज उन्हें मुसलमानों से सबक लेने की जरूरत है। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। इधर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि सनातन पर हमले हमेशा होते रहे हैं, उसी कड़ी में यह भी एक प्रयास था, लेकिन हमारी सरकार सनातन आस्था का सम्मान करती है। सनातन मजबूत तो देश मजबूत, इसी विचारधारा के साथ काम करती है। सनातन संस्कृति पे अभी नहीं, आदि काल से हमले होते रहे। मुगल काल में हुए, अंग्रेजों के जमाने में सनातन को समाप्त करने के लिए, सनातन को नष्ट करने के लिए प्रयास किए गए। लेकिन सनातन संस्कृति, सनातन परंपराएं, ये जो सामाजिक हमारा ताना माना पूरे समाज का मजबूत करने का काम करता है, हिंदुस्तान की आत्मा है। ये सनातन हमेशा मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो इसी सनातन को, इन्हीं सब विरासत को संरक्षित करने का काम, सम्मार्जित करने का काम और उन परंपरा, आदत और मूल्यों जोड़ने का काम हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है। प्रयागराज महाकुंभ में माफिया अतीक अहमद को लेकर पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में लिखा है, अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ। पोस्टर में अतीक अहमद की 2 बड़ी तस्वीरें लगाई गई। इन तस्वीरों पर क्रॉस का निशान है। साथ ही राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की ओर से ये पोस्टर लगाया गया, जिसमें कुछ और तस्वीरें भी हैं। इन तस्वीरों में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के आरोपियों की फोटो है। पोस्टर में अतीक अशरफ मर्डर केस के तीनों आरोपी लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और शनि सिंह की तस्वीर है और उन्हें देवदूत बताया गया है। ये पोस्टर महाकुंभ मेले की झूसी कोतवाली इलाके में लगा था। जानकारी मिलते ही एसएसपी महाकुंभ ने निर्देश दिया और पोस्टर को हटाया गया। महाकुंभ में ये पोस्टर कुछ देर के लिए लगा था, लेकिन इस पोस्टर पर अब विवाद और बयानबाजी शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अतीक अहमद की तस्वीर और उस पर क्रॉस का निशान था कि अब अतीक अहमद के आतंक से मुक्त होने के बाद ये पहला महाकुंभ है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जिसमें 3 लड़के हैं, ये हत्यारोपी है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर इन्होंने ही गोली चलाई थी और इन्हें देवदूत बताया गया। लेकिन जैसे ही प्रशासन को इस पोस्टर के बारे में जानकारी मिली, प्रशासन ने तुरंत ही ये पोस्टर्स हटा दिए। आज पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती है। इस मौके पर लखनऊ के मॉल एवेन्यू में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित रहा। उन्होंने कभी भी समझौते नहीं किए। उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार की तिलांजलि दे दी। जो सपना उन्होंने देखा वो साकार हुआ। उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, यही है दूरदृष्टिता। जो सपना देखा था वो साकार हो गया। उन्होंने अपनी सरकार को तिलांजलि दी श्री राम मंदिर निर्माण के लिए। आज वो सपना साकार हुआ है तो सरदेव बाबूजी की आत्मा को भी असीम शांति प्राप्त हो रही होगी
कि उनका जो सपना था वो सपना साकार हुआ है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, यही है दूरदृष्टिता। जो सपना देखा था वो साकार हो गया। 1947 में देश आजाद होता है, लेकिन सुशासन क्या होता है यह उत्तर प्रदेश के वासी नहीं देख पाए। इसका पहली बार एहसास लोगों को तब होता है जब प्रदेश में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करके अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, उस समय भी उन्हें अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से झुंड के झुंड अव्यवस्था फैलाने के लिए उतारू हो गए थे। उस समय के अन्नदाता किसानों के लिए उनके द्वारा घोषित योजनाएं हो, नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के उनके द्वारा चलाए गए अभियान का हिस्सा हो, या शासन की शुचिता और पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए, यह भी लोगों के लिए उदाहरणीय है, अनुकरणीय है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी यह खबर है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दूसरा मौका मिल सकता है, ये खबर आ रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बचा हुआ कार्यकाल पूरा कर रहे थे भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई और नाम भी हैं। दलित चेहरे के तौर पर रॉबर्ट्सगंज के पूर्व सांसद राम सकल के नाम पर चर्चा है। विद्यासागर सोनकर के नाम पर भी चर्चा है। ओबीसी चेहरे के रूप में साध्वी निरंजन ज्योति का नाम रेस में शामिल है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की रेस में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और ब्राह्मण चेहरे के रूप में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के नाम पर चर्चा हो रही है। बीजेपी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को जिम्मेदारी दी है। पीयूष गोयल उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। बीजेपी अपने नए पदाधिकारियों के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है और इसलिए तेजी से इस दिशा में काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के पुनर्गठन को लेकर जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के पीडीए की काट के रूप में ओबीसी या दलित चेहरे को मौका दे सकती है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो इस पर मंथन कर रहे हैं। और अगर नामों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में इस समय मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। भूपेंद्र चौधरी के नाम को लेकर यह चर्चा है कि उनको रिपीट भी किया जा सकता है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के शेष बचे कार्यकाल को पूरा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर अन्य नामों की चर्चा की जाए तो उसमें ओबीसी चेहरे के रूप में साध्वी निरंजन ज्योति का भी नाम है। वहीं दूसरी तरफ बाबूराम निषाद का भी नाम है। दलित चेहरे के लिहाज से अगर बात की जाए तो उसमें राम सकल, जो कि रॉबर्ट्सगंज से 3 बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं और संघ की उनकी पृष्ठभूमि है। वहीं दलित चेहरे के रूप में विद्यासागर सोनकर के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। और अगर ब्राह्मण चेहरे की बात की जाए तो हरीश द्विवेदी के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। श्रावस्ती में नकली नोट कांड को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ। मदरसे में नकली नोट छापने के साथ ही नूर मोहम्मद का डर्टी गेम भी जारी था। पुलिस ने आरोपी को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि जिस मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे थे वहां पर अवैध रूप से वहां पर कुछ और काम भी हो रहा था। वो मदरसा ही अवैध रूप से बना था और मदरसे में पढ़ाने के बहाने महिलाओं को बुलाया जाता था। नूर मोहम्मद उनका यौन शोषण करता था। जब महिलाएं विरोध करती या शिकायत की बात करती तो उनसे शादी कर लेता। बताया जा रहा है कि नूर मोहम्मद ने 3 से ज्यादा शादियां की हैं। आरोपी नूर मोहम्मद पर पहले से ही अपहरण, नशीली दवाई देकर रेप और रेप की वारदात को छिपाने के लिए धमकी, धोखाधड़ी जैसी धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस ने मदरसे को सील कर डीएम को एक लेटर लिखा है ताकि सील किया जा सके इस मदरसे को।
श्रावस्ती के नूर मोहम्मद उर्फ नूरी बाबा जो आजकल सुर्खियों में हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं नूरी बाबा का यही वो मदरसा है जो लोगों के चंदे के रुपयों से चलाया जा रहा था। इसको बनवाया गया है नूरी बाबा के द्वारा। और नूरी बाबा इस समय नकली नोटों के छापने के कारोबार में शामिल थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है इसी मदरसे में नकली नोट छापने का कारोबार चल रहा था। उसके बाद पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि ऐसा कारोबार यहाँ चल रहा है, तो पुलिस ने जब छापेमारी की तो यहाँ से 35,200 जो नकली नोट है वो बरामद किए हैं और 15,000 के असली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने कुल 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की है। 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि नूरी बाबा हकीम का भी काम करते थे, लोगों का देखने का काम करते थे और दवाइयाँ देते थे। जब यहाँ पुलिस ने छापेमारी की तो बड़ी मात्रा में यहाँ पे उत्तेजक दवाइयाँ मिली और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मदरसे में लड़कियाँ भी पढ़ती थी और नूरी बाबा पे एक 376 जो रेप केस होता है वो भी मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में सुलह हो गया, लेकिन ऐसे कारोबार में नूरी बाबा शामिल थे और वो ऐसा अनैतिक काम यहाँ पे चला रहे थे। और वो ऐसा काम करते करते नकली नोट का कारोबार भी करने लगे। ये किसी को यहाँ भनक नहीं थी, लेकिन पुलिस को सूचना मिली थी। उसके बाद इसी मदरसे पे छापेमारी हुई। बताया जा रहा है ये जो ऑफिस है इसी में वो प्रिंटिंग मशीन थी और लैपटॉप था और जो इंक था जो नोट छापने में प्रयोग की जाती है इंक, वो भी यहीं से जो मिली है। और उसके बाद जब नूरी बाबा से पूछताछ हुई तो पता चला कि जो है 5 लोग और इसमें शामिल हैं। 3 लोग बहराइच के हैं, 2 लोग श्रावस्ती के हैं। कुल 5 लोग की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि नूरी बाबा पहले कबाड़ का खरीदने का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे झाड़ फूक का काम करने लगे। उसके बाद दवाइयाँ भी देने लगे, तो उनका कारोबार पैसे की तरफ लालच तरफ बढ़ता चला गया और पैसे की चाह में वो नकली नोट छापने लगे। फिलहाल नूरी बाबा जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस पूरे सिंडिकेट को खंगालने में जुटी है कि कितने लोग और इस व्यापार में शामिल हैं। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 श्रावस्ती। हरदोई में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। बाइक पर सवार थे मामा और मामी और एक भांजा। इस हादसे में महिला और बच्चे की मौत हो गई, जबकि युवक जख्मी है। उन्नाव जिले के रहने वाले हैं हादसे के शिकार लोग। शाहबाद कोतवाली के नवीन गल्ला मंडी के पास हादसा हुआ। उधर आगरा में जूते की एक दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग से दुकान में रखा सारा सामान जल गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसा थाना एतमादौला क्षेत्र में रामबाग चौराहे के पास हुआ है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। कुंभ में विस्फोट की धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के पूर्णिया जिले से गिरफ्तारी हुई है। आयुष जायसवाल नाम है इसका, जिसे गिरफ्तार किया गया। फर्जी आईडी बनाकर इसने धमकी दी थी। नसर पठान नाम से इसने आईडी बनाई थी और धमकी दी थी कि प्रयागराज कुंभ के दौरान बम ब्लास्ट करेगा। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। बिहार पुलिस के साथ मिलकर ये एक्शन लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसे प्रयागराज लाया जा रहा है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, ये शख्स कौन है जिसकी गिरफ्तारी हुई है पूर्णिया से? क्या करता था, इसने ये हरकत क्यों की? देखिए, नसर पठान नाम के एक व्यक्ति की इंस्टाग्राम आईडी से धमकी दी गई थी महाकुंभ को, और महाकुंभ को बम से दहलाने की धमकी को देखते हुए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया था और इसमें जांच पड़ताल की जा रही थी। बाद में जांच पड़ताल में यह पता चला कि इंस्टाग्राम पर नसर पठान के नाम से फर्जी आईडी बनाई गई थी और इसी के जरिए लिखा गया था कि महाकुंभ में विस्फोट कर 1000 लोगों की जान ली जाएगी। पुलिस ने इसमें जब जांच पड़ताल की तो इस मामले में ये जानकारी मिली कि आयुष कुमार जायसवाल नाम के युवक ने यह फर्जी आईडी बनाई थी और अपने पड़ोसी नसर पठान को फंसाने के लिए उसने इस तरह का पोस्ट किया था। हालांकि आयुष कुमार जायसवाल वो बिहार भाग गया था। वो पूर्णिया जिले से उसकी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है नेपाल से लौटने के बाद। और इस मामले में अब जो प्रयागराज की पुलिस है वो उसको आयुष जायसवाल को लेकर प्रयागराज आ रही है और अब इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। पूर्णिया जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र के शहीदगंज इलाके से फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की इसमें पूछताछ की जाएगी
आरोपी आयुष जायसवाल अभी पढ़ाई कर रहा है। उसने पड़ोसी नसर पठान को फंसाने के लिए इस तरह की साजिश रची थी और उस साजिश को जिसे बेनकाब पुलिस कर ने दिया खुलासा गया है। कर दिया। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आयुष्मान जायसवाल जिसने धमकी दी, फर्जी आईडी बनाकर अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए उसने धमकी भरा ये मैसेज डाला था, अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह का दर्द छलका है। बृजभूषण ने मंच से कहा कि मैं रिटायर नहीं होना चाहता था, मुझे जबरदस्ती रिटायर किया गया। शायराना अंदाज में उनका दर्द छलका है। झूठों के शहर में मैं सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था, मैं जख्म खोल बैठा। इस शेर का उन्होंने इस्तेमाल किया। झूठों के शहर में मैं सच बोल बैठा, झूठों के शहर में मैं सच बोल बैठा, वो नमक का शहर था, मैं जख्म खोल बैठा। वो नमक का शहर था, मैं जख्म खोल बैठा। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है, आनंदमय चल रहा है। हमको तो रिटायर कर दिया जबरदस्ती, जनता नहीं चाहती थी हम रिटायर हो। 1.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, रिटायर कर दिया। अब चलो भगवान को जो पता था रिटायर कर दिया, कोई बात नहीं। वही है वही जो राम रच रखा। और मैंने कहा था कि मैं ज्यादा सेवा करूंगा, रिटायर होने के बाद मैं ज्यादा सेवा करूंगा, ज्यादा सक्रिय रहूंगा। इधर गाजियाबाद के विद्यावती मुकुंद लाल गर्ल्स कॉलेज में हर साल की तरह इस बार भी रक्तदान मेले का आयोजन किया गया। कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय सेठ जयप्रकाश के पिता स्वर्गीय मुकुंद लाल के जन्म दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें बड़ी तादाद में कॉलेज के स्टूडेंट्स पहुंचे, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में तकरीबन 5000 से ज्यादा लोग पहुंचे और रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया।